दो दोस्त थे, एक का नाम था निश्चय, एक का नाम था अभिषेक। दोनों ही सेम स्कूल में जाते थे, सेम ट्यूशन जाते थे, सेम बुक्स लगाते थे और दोनों ही शिद्दत से 8-8 घंटे पढ़ाई करते थे। 15 फरवरी 2024 को अपना पहला बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद दोनों एग्जाम सेंटर के बाहर मिलते हैं। अभिषेक बोला बहुत तगड़ा एग्जाम गया है, आराम से 100 में 100 आ जाएंगे। निश्चय भी बोला मेरे भी आराम से 100 में 100 आ जाएंगे। रिजल्ट आया, निश्चय का स्कोर था 97 आउट ऑफ 100, अभिषेक का स्कोर था 79 आउट ऑफ 100। अब जब सब कुछ सेम था तो इनके रिजल्ट में इतना बड़ा डिफरेंस आया क्यों? इसकी केवल एक ही वजह थी, जो है आंसर राइटिंग कह सकते हैं कि पूरी प्रैक्टिस जो आपने करी है उसका परफॉर्मेंस होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव सोलंकी और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम आंसर लिखते वक्त करते हो जिसकी वजह से आंसर सही होने के बावजूद भी तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। देखो जनाब, मैं वो अंडरलाइन, आउटलाइन, मार्जिनलाइन वाली नौटंकी नहीं बताऊंगा। आपका एक एक सेकंड वसूल हो रहा होगा। बस आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको लिखते हुए चलना है और हो सके तो वही पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि आलसी बच्चों का भी कुछ भला हो जाए। सबसे पहले कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लगता है मेरी हैंडराइटिंग गंदी है तो मेरे मार्क्स भी गंदे आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस तुम्हारी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा समझ जाए कि तुमने लिखा क्या है। और बाकी ये तुम्हारी स्क्रीन पर भी बोर्ड टॉपर की आंसर शीट दिख रही होगी, उसकी हैंडराइटिंग देख लो कितनी अच्छी है। कुछ लोग ये भी भ्रम पाल लेते हैं कि आंसर की लेंथ ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर टू द पॉइंट लिखो, क्रिस्प लिखो। जो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस में आंसर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी बेवकूफी के चक्कर में कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो उन्हें बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हैं तो उन्हें पता चलता है या तो क्वेश्चन के लिए जगह ज्यादा छोड़ दी थी या कम जगह छोड़ी थी। अब ये चीज नेगेटिव इंपैक्ट डालती, ना कि सीक्वेंस। ये सब फर्जी बातें, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अभी आगे हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सबको डिस्कस कर रहे होंगे। बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तुम बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स में तुम सबसे बड़ी गलती करते हो यूनिट्स में। मान लो तुमसे किसी क्वेश्चन का वॉल्यूम निकालने को कहा गया है तो तुम इस क्वेश्चन का वॉल्यूम तो सही निकाल दोगे पर यूनिट नहीं लिखोगे। अगर यूनिट लिख भी दोगे तो केवल मीटर लिख के छोड़ आओगे, यूनिट होगी मीटर क्यूब। और सबसे ज्यादा गलती होती है एक्सेलरेशन की यूनिट में। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम बस मीटर पर सेकंड लिख के छोड़ जाते हो। तो ये गलती तुम्हें अपनी बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो तुम, किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद उसका रीजन नहीं लिखते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, उसकी ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो तुम डायरेक्ट लिख देते हो एंगल A इक्वल टू एंगल C। और तुमने कभी एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल देखा होगा तो उसमें साइड में लिखा रहता है Y। मास्टर भी लिख देता है Y और तुरंत नंबर काट देता है। तुम्हें यहां पे पूरा रीजन लिखना होता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये रीजन नहीं लिखते हो तो कभी कभी मास्टर यहां पे नंबर काट लेता है। बाकी तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं क्वेश्चन की हिंट दे देता हूं। पूरी जो तुम्हें शेप दे रखी है वो हॉलो है और ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है, ये फ्रस्टम है। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा। मैथ्स में मैं तुम्हें एक ही टिप देना चाहूंगा, मस्ट राइट द फाइनल आंसर लाइन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें एक वॉल दी हुई है, उसकी डायमेंशन गिवन है और उसमें लगी जो एक ईंट है उसकी डायमेंशन गिवन है। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तुम क्या करोगे, आंसर की स्टार्टिंग करोगे, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल बी x, और फिर x की आंसर लिख दोगे। इसका वॉल्यूम निकालोगे वॉल का और ब्रिक का वॉल्यूम निकालोगे, दोनों को डिवाइड करके x की जो मान लो x की वैल्यू आई 77। तुम क्या करोगे, इसको बॉक्स बना के आगे बढ़ जाओगे, ऐसे छोड़ दोगे इसे। वहीं एक टॉपर बच्चा क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखेगा, हेंस द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल इज 77। अब तुम खुद ही देखो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये या ये। नंबर तो नहीं घटेंगे पर यही छोटी छोटी चीज हैं जो एक अलग ही इंप्रेशन डालती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइंस की और सोशल साइंस की। दोनों की आंसर राइटिंग लगभग सेम ही है तो मैं दोनों को एक साथ ही डिस्कस करता हूं। इसमें जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में करते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले तो हाइपरमेट्रोपिया यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर दोगे ऊपर,
और फिर नीचे मायोपिया एक्सप्लेन कर दोगे। तुम्हें लगता है ऐसा करने से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे लिख के आओगे तो कभी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। बीच में तुम्हें एक लाइन खींचनी होगी, यहां पे लिखना होगा हाइपरमेट्रोपिया और यहां पे लिखना होगा मायोपिया, और दोनों के यहां पे लेफ्ट में हाइपरमेट्रोपिया एक्सप्लेन करोगे, राइट में मायोपिया एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से लिख के आओगे तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ऊपर नीचे लिख के आओगे तो तुम्हें कभी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें टिप यही दूंगा कि कीप द आंसर कंसाइज एंड टू द पॉइंट। आंसर को टू द पॉइंट लिखना है, कंसाइज लिखना है। लेंथ के पीछे नहीं भागना है कि आंसर को बड़ा कर देंगे, मास्टर को लगेगा ज्यादा लिखा है तो ज्यादा नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। उसे बस वही चाहिए जो उसकी आंसर की में लिखा है, पूरी खिचड़ी नहीं पकानी है। और एक और टिप देना चाहूंगा जो कि है राइट सब पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ अंडरलाइनिंग। ये वाली टिप मेरे सोशल साइंस वाले सर ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि बच्चा क्या काम करता है, आंसर लिख देगा बड़ा बड़ा और उसमें अंडरलाइन कर देगा। उन्हें लगता है कि केवल मास्टर अंडरलाइन वाले वर्ड पढ़ के नंबर दे देगा, ऐसा नहीं, हम पूरा आंसर पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर बच्चा पॉइंट्स में आंसर लिखता है और पॉइंट्स को लिखने से पहले सब पॉइंट्स लिख देता है तो हम केवल सब पॉइंट्स पढ़ते हैं और पूरे मार्क्स दे देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन यू से इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो तुम आंसर तो लिखोगे पॉइंट्स में, पर ये पॉइंट्स लिखने से पहले ऐसे सब पॉइंट्स लिख दोगे। मान लो तुमने पहला सब पॉइंट लिखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अब उसके अंदर लिख दोगे कि जो भी 18 साल से बड़े लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, सब ये सारे पॉइंट्स से पहले ये सब पॉइंट्स लिखोगे तो मास्टर ये केवल सब पॉइंट्स पढ़ेगा और पूरे नंबर दे देगा। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरे सर ने बताया था कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, जिसमें अनसीन पैसेज, ग्रामर या आर्टिकल वगैरह आते हैं, इसमें हम बच्चे को जज कर लेते हैं। अगर इसमें नंबर कटते चले जाते हैं ना तो एंड तक मार्क्स कटते चले जाते हैं, और इसमें नंबर मिले तो एंड तक मिलते चले जाते हैं। तो जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन वाला काम करता है। और दूसरी बात, इसमें आंसर कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखे जाएंगे। साइंस और एसएसटी में तो पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश में आंसर हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। और जब तुम पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी मार्क कर देना ताकि मास्टर को थोड़ी आसानी हो चेक करने में। और दूसरी बात, इसमें वर्ड लिमिट का तुम्हें ध्यान देना है। साइंस और सोशल साइंस में आंसर लिखे जाते हैं पॉइंट में, तो उसमें टू द पॉइंट बात लिखी जाती है, वर्ड लिमिट का इतना कोई ध्यान नहीं देना होता। पर हिंदी और इंग्लिश में वर्ड लिमिट का ध्यान देना होता है। ये वर्ड लिमिट तुम्हें क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है। मान लो तुमसे कहा गया है कि आंसर लिखना है 120 to 140 वर्ड्स के बीच में, तो मान लो एक लाइन में 9 से 10 वर्ड आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 13 लाइन्स का तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बस हिंदी और इंग्लिश में तुम्हें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब एंड में कुछ बोनस टिप्स तुम्हें देना चाहूंगा कि डोंट शो दोगलापन इन योर एग्जाम। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन में जिसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना होता है, तो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, ये ऐसा कोई नया सिंबल बना देते हैं। अब ना तो ये ट्रू लगता है ना ये फॉल्स लगता है, तो मास्टर इसे तुरंत काट देता है। और सिमिलरली एमसीक्यू में बच्चे क्या काम करते हैं, उन्हें 50-50 किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कि आंसर ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, तो दोनों आंसर लिखे आते हैं A, C, मास्टर इसे भी तुरंत काट देता है। अगर इसकी बजाय तुम केवल एक ही ऑप्शन लिख के आते तो वहां फुल मार्क्स मिलने के कम से कम 50% चांस तो थे, यहां तो तुम्हें 0 मिल रहा है। दूसरा, तुम्हें आर्टिकल और स्टोरी राइटिंग में रफ वर्क जरूर कर लेना है। रफ वर्क कैसा, तुम्हें लास्ट पेज पे एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेना है कि स्टोरी में तुम्हें स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग कैसे करनी है, बीच में क्या लिखना है। मन में कुछ भी नहीं करना है। जब तुम यहाँ पे एक बार लिख लोगे तो आगे तुम्हारा बहुत टाइम सेव हो रहा होगा। लास्ट, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। भाई किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, अटेम्प्ट जरूर करना है। मान लो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद एक चीज और आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो कुछ भी आता है वो सब तुम्हें लिखाना है। इसमें तुम्हें फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, पर वही बात, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब जाके पढ़ो।